दोस्तों मैंने कहा था कि जब तक हमारी क्लासेस शुरू नहीं होती तब तक हम प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज उसी की एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन, हालांकि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जहां तक क्लासेस का सवाल है वो शुरू होंगी आपकी 1 दिसंबर को। लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है। कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से वो कॉन्टैक्ट नंबर लेकर कोई भी अपनी जो क्वेरी है पूछ सकते हैं। सो वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और एक चीज बता दूं दोस्तों की क्लासेस के साथ आपको प्रिसाइसली स्टडी मटेरियल मिलेगा जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस रहेगा, एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है यही रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस होगा जिसके अंदर, और एमसीक्यूज होंगे, देन मॉक टेस्ट भी आपके होंगे। तो बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और लाइव क्लासेस के लिए इंतजार करें 1 दिसंबर तक का। तो तब तक हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनकी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन में लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि कॉस्ट जो होती है 3 तरह की होती है। ठीक है जी। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मेरा डॉक्टरों वाला है। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है सेमी वेरिएबल। ये 3 तरह की कॉस्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। नाम से ही पता चलता है फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होती, यानी फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब हो गया कि आप प्रोडक्शन बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो वो सेम रहेगी। जैसे मैं एक फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल देता हूं कि रेंट, सपोज करो आप एक बिल्डिंग का या एक फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो 20,000। अब उस फैक्ट्री के अंदर आप प्रोडक्शन करो या ना करो रेंट आपका सेम ही लगने वाला है। तो फिक्स कॉस्ट याद रखना टोटल में चेंज नहीं होती। याद रखना टोटल में ये चेंज नहीं होती है। कॉस्ट पर यूनिट जरूर चेंज होगी लेकिन टोटल में चेंज नहीं होती। तो फिक्स कॉस्ट की पहली खासियत ये चेंज नहीं होती, लेकिन किसमें, टोटल में। कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी, वो भी आपको करके दिखाता हूं। तो मान लो कि रेंट 20,000 है। सपोज करो कि आपने जो प्रोडक्शन की आउटपुट है आपका वो भी 20,000 यूनिट है। कितने यूनिट है, 20,000 यूनिट। तो अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं कि एक यूनिट में कितना खर्चा आ रहा है, तो कॉस्ट रेंट हमारा 20,000 और एक जीरो ज्यादा हो गया, रेंट हमारा 20,000 और हमारे जो यूनिट्स हैं वो भी 20,000। ठीक है, तो अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो 1 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। लेकिन मान लो क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी 20,000, लेकिन सपोज करो कि यूनिट आपके, फिर मैंने एक जीरो ज्यादा डाल दिया, मान लो आपने 10,000 यूनिट बनाए। अब अगर आप इनको डिवाइड करोगे कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज ध्यान से समझो कि फिक्स कॉस्ट टोटल में जो है, टोटल में चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये मैंने लिखा है, याद रखना, सेम रहेगी, टोटल में सेम। और पर यूनिट में ये चेंज हो जाएगी। पर यूनिट में क्या हो जाएगी, चेंज। ये लिख रहा हूं साथ साथ। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये ठीक इसका उलट है, यानी टोटल में ये जो है सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, पर यूनिट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो टोटल में क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी और पर यूनिट क्या रहेगी, पर यूनिट ये क्या रहेगी, पर यूनिट रहेगी सेम। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है और आपने 10,000 यूनिट खरीदे, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 20,000। लेकिन मान लो कॉस्ट पॉइंट तो 2 रुपए है, लेकिन मान लो आपने 20,000 यूनिट खरीदे, अब तो कितनी हो गई, 40,000। तो अभी मैंने क्या बोला था कि टोटल में ये क्या हो रही है, देखो 20 से 40 चेंज हो रही है, लेकिन पर यूनिट में क्या रह रही है, सेम। तो ठीक इसका उलट है। अब आते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका कुछ पार्ट फिक्स रहेगा कुछ वेरिएबल रहेगा। ठीक है, कुछ पार्ट क्या रहेगा, फिक्स्ड, यानी नो चेंजेस के अंदर, और कुछ क्या होगा, वेरिएबल, जो चेंज हो जाएगा टोटल में। ठीक है, याद रखना जब चेंज और नो चेंज, टोटल में। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल होता है, एक तो फ्लैट रेट आता है, उसके बाद आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करते हो, जो फ्लैट रेट आएगा वो तो आ गया फिक्स में, वेरिएबल में क्या है, जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे वो चेंज हो जाएगा। अब
फिक्स कॉस्ट में हमने समझ लिया कि टोटल में ये सेम रहेगी पर कॉस्ट बदल जाएगी, वेरिएबल में टोटल में ये चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर सेम रहेगी, और सेमी वेरिएबल जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स ही रहेगा और वेरिएबल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आउटपुट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच चेंज इन टोटल। भाई चेंज इन टोटल नहीं, मैंने कहा था टोटल में क्या रहती है, ये बड़ा बड़ा लिखा था मैंने, क्या रहती है टोटल में सेम रहती है, तो ये तो नहीं है। विच इज पार्शली फिक्स एंड पार्शली वेरिएबल, भाई वो तो सेमी वेरिएबल होती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। डी पढ़ लेते हैं पहले, विच रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट, जो ईच यूनिट के लिए सेम रहेगी। नहीं भाई अभी आपने देखा यूनिट वाइज क्या हो रही थी, सेम नहीं थी, बदल रही थी, यहाँ पे 1 रुपया यहाँ 2 थी, तो ये भी नहीं है। अब आते हैं सी पे, विच डू नॉट चेंज इन टोटल। हाँ टोटल में मैंने कहा था सेम रहती है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट, चाहे आउटपुट कितना भी चेंज हो जाए, जैसे मैंने कहा 20,000 से 10,000 हुआ, लेकिन टोटल में ये क्या रही थी, सेम रही थी। सो सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम कॉस्ट क्या है, एक लाइन में इसको लिख देता हूं, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर यहां तो 4 है, 1 2 3 4, इन सबका टोटल ना, यहां पर जो लिखा है डायरेक्ट मटेरियल परचेज, परचेज नहीं, हम जब प्राइम कॉस्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब जो कॉस्ट हमने कंज्यूम की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, ये मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 1,00,000 का, अब भाई अगर इसमें से मैंने 70,000 का यूज किया तो कंजप्शन में तो 70,000 का यूज हुआ ना, तो परचेज नहीं, जो कंज्यूम हुआ। अब इसकी नीचे वाली लाइन पढ़ो, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, कंज्यूम, हमने कंजम्पशन देखनी है, तो मैंने कहा टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, इन तीनों डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल कर लो, कितना है भाई, 90,000, 60,000, 20,000, कितना हो गया, 1,70,000। तो याद रखना ये भी डायरेक्ट है, लेकिन ये परचेज, हमने परचेज नहीं देखनी कितना कंज्यूम किया गया, क्योंकि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉस्ट पता चलती है जब हम मटेरियल कंज्यूम करेंगे, ना कि हमने जो खरीदा। ठीक है, हाँ अब आगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। भाई ओवरहेड्स जो होते हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, याद रखना, ये किस कॉस्ट में आते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो किसी पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट हो, इनडायरेक्ट जो होती है यानी जो पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। तो जितने ओवरहेड्स होते हैं ना ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, तो ये भी इसका आंसर इसमें काउंट नहीं करेंगे। सो आंसर इज 1,70,000। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट। भाई सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे हम खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं, तो मुझे लगता है आंसर मिल गया आपको, जिनसे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो सीन इन उसको हम कहां देखते हैं, सेल्स लेजर में ना, भाई सेल्स लेजर में कहां देखेंगे हम, नॉमिनल लेजर में तो इनकम एक्सपेंस आते हैं, कहां देखेंगे, जिनसे हम खरीदा परचेज किया, तो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, परचेज लेजर। चलिए नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा स्टेप है भाई, मुझे लगता है जिन्होंने अकाउंट्स थोड़ा भी पढ़ा उनको पता ही है कि बुक कीपिंग जो है फर्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर हम जनरल लेजर सब बनाते हैं। सो बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी सही है। यह हमें अकाउंटिंग इक्वेशन दी गई है, अकाउंटिंग कहती है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। अब देखो एसेट्स मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी है, अब जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें कुछ आपके ये भी होगा, कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, जो आपने कहीं पैसा बाहर देना वो भी होगा। तो सपोज करो कि अगर मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मैंने 8 लाख रुपए मेरे खुद के पास है, उसको कहेंगे इक्विटी, जो मेरा खुद का पैसा है, और 2 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया, उसको कहेंगे लाइबिलिटी। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास एसेट्स तो 10 लाख के हैं ना, मेरे पास एसेट्स कितने के हैं, 10 लाख के। वो अलग बात है 2 लाख लाइबिलिटी है, लेकिन जब तक वो देता नहीं तब तक वो मेरे लिए एसेट ही है। तो अकाउंटिंग कहती है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। आंसर तो इसका ये है, लेकिन इसमें क्या और पूछा जा सकता है, कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। भाई हो सकता है आपको ये 3 जो वैल्यूज हैं इसमें से कोई 2 दी और तीसरी निकालनी, तो मुझे लगता है इजी होगा कि अगर आपको मान लो कैपिटल इक्विटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, एसेट्स में से क्या माइनस कर लोगे, ये 10 लाख का माइनस कर लोगे लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या बनती है, इक्विटी। अगर मान लो आपको लाइबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, एसेट्स माइनस इक्विटी, तो आपकी बन जाएगी लाइबिलिटी। आई होप मतलब इंटरचेंज करके ना कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो 3 चीजों में से अगर 2 दी होंगी तो आपकी तीसरी चीज आराम से अपने आप निकल जाएगी।
बढ़ते हैं, एक तो खांसी ने बहुत तंग कर रखे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन बैलेंस शीट? भाई किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्सेज को बैलेंस शीट से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं? ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, पहले तो स्पेलिंग गलत है, एक्रूअल कंसेप्ट है। ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है भाई? ये कंसेप्ट तो सिंपल ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस समय हुई उसी समय रिकॉर्ड करो, चाहे पैसा आपको बाद में मिला या अभी मिला। मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन आज कर दी, आपने कोई गुड्स की डिलीवरी कर दी, पैसा आपको 20 दिन के बाद मिले, लेकिन ट्रांजैक्शन आज ही रिकॉर्ड होगी। इसी तरह कोई सर्विस आपने ले ली, पेमेंट चाहे आप 20 दिन के बाद करो, लेकिन रिकॉर्ड आज ही की जाएगी। ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी बाद में डिस्कस करूंगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस लंबे समय के लिए चलता है, तो अपने एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांट लो। एक वो जिनका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ अभी शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि आपको एमसीक्यू खत्म समझ आ सके। और दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई जिनका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलेगा उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग आपने कोई खरीदी, आज खरीदी, बेनिफिट अगले 20 साल तक मिलेगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, 1 साल के लिए। जैसे मान लो रेंट है, अब रेंट आपको हर साल देना है। बिल्डिंग का खर्चा आपने एक बार किया, बार बार नहीं करना, लेकिन रेंट जो है बिल्डिंग का अगर आप दे रहे हो तो आपको हर साल देना है, रेगुलरली देना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो गोइंग कंसर्न ये कहता है क्योंकि बिजनेस लंबे समय के लिए चलेगा, तो अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उनको दो हिस्सों में बांट लो। एक वो जिनका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलेगा, और एक वो जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है या अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है। तो ये है गोइंग कंसर्न। कॉस्ट कंसेप्ट सिंपल ये कहता है कि जो कॉस्ट या जो प्राइस आपने किसी एसेट को खरीदने में पे किया, फर्दर अकाउंटिंग उसी प्राइस में करोगे। डजंट मैटर कि उसका मार्केट प्राइस अब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा 5 लाख का, तो आपको डेप्रिसिएशन 5 लाख पे ही लगानी है, और ये फर्क नहीं पड़ता कि अभी उस फर्नीचर का प्राइस उससे ज्यादा है या कम है। तो ये है कॉस्ट कंसेप्ट। अब आते हैं जो हमारा आंसर भी है बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। भाई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जिस चीज की कोई मनी वैल्यू होगी उसको हम अपनी बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्स को क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते भाई? ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपकी मैनेजमेंट हो सकती है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये कितने भी एफिशिएंट हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी लॉयल हो, इनकी लॉयल्टी या इनकी एजुकेशन को हम अपनी बुक्स में रुपी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना? तो हालांकि ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा एक रूल भी है, एक प्रिंसिपल भी है कि जिस चीज को मनी वैल्यू में मेजर कर सको आप उसको रिकॉर्ड करोगे। इसलिए इनको बिजनेस में हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। सो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि मनी वैल्यू उनकी नहीं होती। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग वोचर? भाई एक वोचर बनाना है। वोचर क्या होता है भाई? जिसके बेसिस पे हम किसी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जो अकाउंटेंट है वो चीजें देखता है। एक तो डेट को वेरीफाई करेगा। भाई हमें अगर किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास सारी डिटेल होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ट्रांजेक्शन की डिटेल होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, यानी वो डॉक्यूमेंट जो एक एविडेंस होता है कि दो लोगों के बीच ट्रांजेक्शन हुई है, वो सब होना चाहिए। कंफर्म इफ एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैज अप्रूव्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट द टाइप ऑफ वोचर। हाँ, ये सारी चीजें उसको करनी पड़ती है भाई किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड करना है। तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट, Each of the following business document is a proof of payment for a business transaction। भाई अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई तो इसमें से कौन सा इसका प्रूफ होगा? तो ये इसका आंसर आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं बातों बातों में। आपने मान लो किसी को पैसे दिए, ठीक है, तो बदले में आपको वो क्या देगा? और कल को मान लो आप भूल जाते हो तो क्या बोलेगा? भाई आपने पैसे दिए थे, मुझे क्या दिखाओ? मेरे ख्याल से दिमाग में आंसर आ गया होगा, क्या दिखाओ? रिसिप्ट। तो एक ट्रांजेक्शन हुई, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट। चलिए जी नेक्स्ट, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज नोन एज। भाई जब भी बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं या चेक जमा करवाते हैं तो आपको मैसेज एक आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कि आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट किया गया है। क्रेडिट बैंक
क्या लिखता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, जो इसका आंसर भी है। बैंक क्यों लिखता है क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाती है कि आपने पैसा जमा करवाया, आप बैंक की लाइबिलिटी, आपको बैंक को वापस भी तो करना है। तो लाइबिलिटी का एक रूल होता है कि जब भी वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट की जाती है, ठीक है। इसलिए बैंक लिखता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। तो जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराओगे या चेक जमा कराओगे तो वहां लिखा आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलेशन। डिपॉजिट ट्रांजिट का मतलब क्या है, हमें सिर्फ मतलब पूछा गया है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं। देखिए डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब हो गया वो पैसा, वो चेक जो हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन बैंक में अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी बैंक में वो पहुंचा नहीं या रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो एक ऐसा चेक जिसकी रिकॉर्डिंग हमने अपनी कैश बुक में कर ली लेकिन बैंक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो क्या करेंगे, एडिट टू बैंक बैलेंस, क्योंकि हमने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में रिकॉर्ड होना बाकी है, तो बैंक बैलेंस में ऐड करेंगे। आई होप इसका आंसर। लेकिन अगर आप इसको बीआरएस जब हम बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो वो डिपेंड करता है हम कौन से बैलेंस ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका रूल चेंज हो जाता है। फिलहाल इसका मतलब पूछा गया तो हम कहेंगे भाई इसको बैंक में हमें ऐड करना है अभी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ चेक इज दैट व्हिच इज इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कौन से चेक होते हैं जो इशू किए गए लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। सबसे पहले ये समझो, ये वर्ड इशू हमेशा उन चेक्स के लिए आता है जिनकी हम पेमेंट करते हैं। दो तरह के चेक होते हैं, एक जो हमें मिलते हैं, दूसरा जो हम किसी को देते हैं। जब हम किसी को चेक देते हैं इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वर्ड इशूड आता है पेमेंट के लिए। इसका मतलब यहां तो बात हो रही है पेमेंट की। अनक्रेडिटेड चेक और अनकलेक्टेड चेक, अभी मैंने क्या कहा था, क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में पैसा जमा होना, यानी रिसिप्ट की बात हो रही है। अनक्रेडिटेड चेक, ये जो वर्ड अनक्रेडिटेड है ये हमारे रिसिप्ट के लिए यूज होता है, अगर हमने कोई चेक रिसीव किया हुआ है और बैंक में जमा करवाना है। और अनकलेक्टेड चेक का भी, अनकलेक्टेड वर्ड भी हमारे रिसिप्ट के लिए यूज होता है, लेकिन यहां बात रिसिप्ट की नहीं हो रही, यहां बात किसकी हो रही है, पेमेंट की, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये दोनों चेक जब हम रिसीव करते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज होते हैं। बाउंस चेक तो वो होता है जो किन्हीं कारणों से क्लियर नहीं हुआ। अभी तो बोला गया है भाई अभी बैंक में वो चेक पहुंचा ही नहीं है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब बैंक में वो चेक प्रेजेंट किया ही नहीं, तो बाउंस होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। तो बच्चा क्या, आउटस्टैंडिंग चेक, एंड इट इज अ राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्ली नोन एज, भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको सिर्फ याद ही रखना होता है, इसको भी सिर्फ याद रखना। तो पहले उसको कहा जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सब याद ही रखो, ये मुझे भी आज ही पता चला है। चलिए हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज कॉमनली नोन एज इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखिए हमारी जो अकाउंटिंग है वो ड्युअलिटी कंसेप्ट पे काम करती है, मतलब एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो जब हम ड्युअलिटी एस्पेक्ट पे डबल एंट्री पे काम करते हैं तो उसमें हम इनकम की भी रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्सपेंस की भी रिकॉर्डिंग करते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, हर तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट में, इनकम्प्लीट तभी होगा कि जब ये कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की गई। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंट रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन, इसको हम क्या कहते हैं। देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम पूरी ट्रांजैक्शन पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं करते, इसके अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाते हैं और एक कैश अकाउंट बनाते हैं। और ये जो अकाउंटिंग है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग, ये मतलब ऐसे लोग जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, दुकानदार वगैरह जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत नहीं है, उनको वो डबल एंट्री पे काम करने की जरूरत नहीं होती, तो सिंगल एंट्री पे काम करते हैं, मेन चीजें रिकॉर्ड करते हैं। पर्सनल अकाउंट किससे पैसा लेना देना और कितना कैश आया गया वो रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस कि ये इनकम्स और एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। अब अलग से रिकॉर्ड नहीं करते इसका मतलब हम अपना जो प्रॉफिट है वो भी नहीं दिखा सकते, हम अपनी बैलेंस शीट भी नहीं दिखा सकते। तो उस केस में जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हमने तो एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया सिवाय कैश के। तो उस केस में हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। याद रखना, बैलेंस शीट नहीं बना सकते, हमारे पास एसेट लायबिलिटी नहीं है। असल में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट की तरह ही होती है, बट इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम बनाकर हम अपना प्रॉफिट लॉस दिखा सकते हैं।
तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बनाते हैं, बना के दिखा सकते हैं, जो कि हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है, ये टॉपिक आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें आप पूरी इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। What happens when interest on drawings is charged to a partner? अगर पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जाता है तो क्या उसको क्या करेंगे? क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में पार्टनर्स की इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। किसको? इनकम्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। क्या है? पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो इनकम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर इनकम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है तो एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिटेड इन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना कि पार्टनर्स की इनकम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। सो ड्राइंग्स जो पार्टनर्स ने की, उस पर जो इंटरेस्ट दिया वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि पूरा का कम से कम इसको 1.5 या 2 महीने लग जाएंगे कवर करने के लिए। चलिए जी, आज का लास्ट, M and N two partners sharing profit and losses increase to 2 ratio that means P as new partner with 1/5 share, what will be the new profit share ratio? देखो, एक तो इसको सॉल्व करना होता है, वो आज मैं नहीं करूंगा, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। सॉल्व जब मैं ये टॉपिक करूंगा तब करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए, अब इसने कहा कि 2 पार्टनर जिनकी रेशियो 3:2 है, एक नया पार्टनर है, उसका शेयर 1/5 है। अब जो नया पार्टनर आया उसको जो 1/5 शेयर, मान लो 50 रुपए ही देना है, सपोज करते हैं कि 50 रुपए देना है। उस 50 में एम कितना देगा और एन कितना देगा ये नहीं बताया, यानी सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताया कौन कितना पैसा पे करेगा। तो याद रखना इसमें एक सिंपल सी कि अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया हो, सिंपल इतना बताया हो कि नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर इतना है, तो जो ओल्ड रेशो रहती है ना, जो ओल्ड रेशो रहती है, मैं लिख देता हूं, वही आपकी क्या होगी? न्यू रेशो। बराबर है। अब यहां पे न्यू रेशो तो 3 में दे रखी है, हम ओल्ड रेशो इनकी बात करें, हम पहले 2 की देखेंगे, यानी एम और एन की, ये वाली देखेंगे, इससे पहले वाली। ठीक है, तो कहां पर आपको 3:2 रेशो दिख रही है? देखिए 12:4 जो पहली वाली है, ए वाला नहीं बन रही भाई, 4 1 जा 4 3 जा 3:1 बन रही है, ये 3:2 है, तो ये वाला तो नहीं है। 12:8 करके देखते हैं, 12:8 4 2 जा 8 4, ये लो जी बन गई ये वाली, तो ये हमारा सही आंसर है बी। 12:5 देखो नहीं बन रही, 8:5 नहीं बन रही। तो जो ओल्ड रेशो वही न्यू रेशो, पहले ओल्ड पार्टनर्स की, याद रखना तीनों की नहीं लेनी है, ये तो नया पार्टनर्स को छोड़ देना है। ये देखिए जो ओल्ड और न्यू अगर कोई सेम दिख रही है तो आप उसी को टिक करोगे। हाँ, अगर 2 में सेम दिख रही होगी, तीसरी अलग अलग आ रही है, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको सिखाऊंगा जब ये टॉपिक हम करेंगे। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, जिसमें आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के एमसीक्यूज हैं। कमेंट करके बताना जिन्होंने खासकर पढ़ा हुआ इनको, कि ये कैसे एमसीक्यूज थे, मॉडरेट थे, सिंपल थे या टफ थे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो इसके बाद के 15 एमसीक्यूज हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लास्ट में फिर बताता चलूं, 1 दिसंबर से लाइव क्लासेस, जिसके अंदर आप डाउट्स पूछ सकते हो, और ऑफलाइन बैच हमारा शुरू हो रहा है। उसकी जो भी डिटेल चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से नंबर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।